गुड इवनिंग। अब कहोगे कि ये तो कुछ और खुल गया है। देखो चैनल के 90 के, गुड इवनिंग एवरीवन, 90 के पूरे होने की खुशी में हमने कहा पहले शुरुआत भाई स्टूडेंट के साथ ही तो ये सारी चीजें शेयर करने में मजा आती है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अब फाइनली अपने चैनल को 90 के हो गए हैं। ओनली जरूरत कितने की है? 10 के की। किसके लिए? मीट के लिए। यानी बहुत जल्द, अगर तुम लोगों ने चाहा तो बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे। मींस बहुत जल्द, थोड़ी सी कोशिश और ये 100 के पूरे। राइट, यस यस यस, 100 बहुत जल्द, बहुत जल्द। राइट, तो हमने कहा भाई 90 के हो गए हैं। कुछ बच्चों ने कॉन्ग्रेचुलेट किया तो मैंने देखा अरे 90 के हो गए क्या, तो ध्यान में, तो हमने कहा भाई शेयर किसके साथ किया जाए, तो ये हुआ कि अपने बच्चों के साथ शेयर करते हैं। यस, है ना। चलो भाई, तो ये बात हो गई, मैंने कहा बच्चों के साथ शेयर किया जाए इसको। चलो अब अपने टॉपिक पे आते हैं हम लोग। कम टू द पॉइंट। आज का जो टॉपिक है, यस गुड इवनिंग एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग यानी बायो ट्रांसफॉर्मेशन। काफी इंपॉर्टेंट है और काफी टेक्निकल है। मींस यूजुअली चीजें समझ में नहीं आती। देखो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, अगर बात किया जाए, देखो एब्जॉर्प्शन देख लिया हमने, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया। अभी आज हम लोग देखेंगे मेटाबॉलिज्म और उसके बाद एक्सक्रीशन। ठीक, तो ये दो चीजें देखने के बाद हम लोग फिर पहुंचेंगे फार्माकोडायनेमिक्स पे। और फार्माकोडायनेमिक्स, अगर मुझसे कोई पूछे कि फार्माकोलॉजी क्या है, सिंपल लैंग्वेज में फार्माकोलॉजी क्या है अगर मुझसे कोई पूछे, तो सिंपल सा जवाब होगा फार्माकोकाइनेटिक्स प्लस फार्माकोडायनेमिक्स इक्वल्स टू फार्माकोलॉजी। राइट, तो जिसने फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स समझ ली उसको फार्माकोलॉजी में कोई समस्या नहीं होगी। मतलब ये मान के चलो कि लगभग 1 वीक और हम जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, बोर हो जाना फार्माकोलॉजी से तो बताना, हम बीच में सब्जेक्ट स्विच कर लेंगे, सब्जेक्ट चेंज कर देंगे। लेकिन फार्माकोलॉजी का बेस जब तक, कहते हैं ना, घर में तुम पैसा चाहे जितना लगा दो, घर में पैसा चाहे जितना लगा दो, अगर नींव मजबूत नहीं है तो घर अच्छा नहीं बन सकता। तुम में से बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में समस्याएं थी। उसके पीछे वजह, क्योंकि तुम्हारी जो बुनियाद है हाई स्कूल इंटर की, अगर केमिस्ट्री नहीं आती तो आगे केमिस्ट्री में फिर सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। राइट, तो हम फार्माकोलॉजी की बात करें तो जब तक बेस, इवन आपने देखा होगा जिसने भी मुझसे केमिस्ट्री पढ़ी है, मैंने केमिस्ट्री का बेस विद नॉमेनक्लेचर स्टार्ट किया। हेटेरोसाइक्लिक का नॉमेनक्लेचर वन ऑफ द हार्डेस्ट होता है, और मेरे 3 खाली वीडियो पड़े हुए हैं पूरे यूट्यूब चैनल पे, उनका कोई तोड़ नहीं है आज भी। मतलब वो साल भर पहले, 1.5 साल पहले बने थे, आज भी उनके टक्कर के कोई वीडियो यूट्यूब चैनल पे नहीं आए हेटेरोसाइक्लिक के नॉमेनक्लेचर को लेके। समझे? फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, राइट। चलो भाई, तो आज हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग या बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बायोलॉजिकली ड्रग के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में। यस, मुझे पता है कि आईयूपीएससी में दिक्कत हुआ था। राइट, बायो, बायो मतलब लिविंग, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक रूप से दूसरे रूप में, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में कन्वर्ट होना। रिप्लाई नहीं दे रहे हैं आप, रिप्लाई, यार मैं रिप्लाई दूं सबको या यहाँ पे पढ़ाऊं, है ना। तो कमेंट पे ध्यान कम, क्लास पे ज्यादा। बाकी जो तुम्हारी समस्याएं हैं, है ना, वो समस्याएं दूर होती रहेंगी, लेकिन टॉपिक पे स्टिक रहने दो, अदरवाइज क्लास बहुत लंबी हो जाती है और टॉपिक बहुत कम कवर होता है। राइट, चलो भाई, बायो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ए से
ड्रग किसमें, बी में कन्वर्ट होने को बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। बी में कन्वर्ट क्यों होगी भाई, आपने कोई एक ड्रग ली, ठीक, कोई भी ड्रग आपने ए ड्रग खाई, ये ए ड्रग कहां पे पहुंची, आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में, सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी ब्लड में पहुंची, फाइनली ए जो है सेल के पास रिसेप्टर पे आके बाइंड हो गई। क्या हुआ, सेल जो है, ठीक है, तो ये क्या हुई, रिसेप्टर पे आके बाइंड हो गई। चलो फिर से समझो भाई, कोई ए है, ये बी में कन्वर्ट हुआ, इसी को तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन हम कह रहे हैं ना, एक से दूसरे में कन्वर्ट होना, एक से दूसरे में कन्वर्ट होना। समझ लो पहले कि मेटाबॉलिज्म क्यों होता है, ठीक, इसी को हमने नाम दिया मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन। होता क्या है कि ए ड्रग हमारे ब्लड में है, ठीक, हमारे ब्लड से डिस्ट्रीब्यूट होके जो ए ड्रग है वो इस सेल के पास पहुंची, इस सेल के पास क्या है, इस सेल के पास रिसेप्टर है इसका, और ये ए ड्रग यहां पे आके बाइंड हो गई। क्या हुआ, यहां पे आके ये ड्रग बाइंड हो गई, ठीक। अब इसने क्या किया, रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ, और जब रिसेप्टर के साथ बाइंड होती है तो क्या होता है, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक। और जो ये ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है, यही आगे जाके जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। मतलब अब इस ए ड्रग को ये अपने तरीके से यूटिलाइज करेगा, मींस यूटिलाइज करके इसकी जितनी चीजें हमारे जरूरत की हैं वो चीजें निकाल लेगा, मींस इसके साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके फिर इसको इस तरीके से इस रूप में कन्वर्ट कर देगा कि अब इसकी जरूरत नहीं, अब ये बॉडी से बाहर चली जाए, मतलब एक्सक्रीशन हो जाए। मतलब इस ड्रग का एक्सक्रीशन, कहने का मतलब भाई कोई भी ड्रग है, आपने क्या किया, ड्रग को आपने इनटेक किया, इंजेस्ट किया, ठीक, इंजेस्ट किया, और इंजेस्ट किस तरीके से किया, इस तरीके से किया इसको ताकि हमारे ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाए, एब्जॉर्ब होके डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक। भाई देखा जाए तो यहां पे भी तो हमने बड़ी टैबलेट ली थी, और बड़ी टैबलेट को तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, ताकि वो जाए और हमारे जो ब्लड है, हमारा जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में है, वहां पे पहुंच के वो सेल तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। मतलब यहां पे भी देखा जाए तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हुआ, ठीक, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हुआ, तभी तो जाकर डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब वो जो फाइनली डिस्ट्रीब्यूट होके ए सेल के पास पहुंचा, तो इसने रिसेप्टर से बाइंड किया, बाइंड करके अपना एक्शन दिखाया, और जब इसका काम हो गया, उस ड्रग का जितना जरूरत थी उतना हो गया, तो क्या हुआ, अब इसको इस फॉर्म में करना जरूरी है कि ये बॉडी से बाहर चला जाए। तो बॉडी से बाहर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इस तरीके से करना पड़ेगा कि वो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर जाए। अब यूरिन में क्या है भाई, बॉडी से बाहर के लिए हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम कौन सा है, किडनी हो गया, हमारे लंग्स हो गए, स्किन हो गए, लीवर हो गए, ये सब मेजर पार्ट है, मेजर पोर्शन है बायो ट्रांसफॉर्मेशन के, मींस एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। यहां से चीजें रिस्पॉन्स क्या होती है, एक्सक्रीट होती हैं। तो हमारी जो ड्रग होती हैं, जो ड्रग है लिपिड सॉल्युबल, जो हमारी वाटर सॉल्युबल ड्रग है, वो तो सीधे सीधे यूरिन में चली जाएंगी, सीधे सीधे यूरिन में चली जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो ड्रग लिपिड सॉल्युबल है, उन ड्रग का एक्सक्रीशन मुश्किल है। क्यों, क्योंकि यूरिन में हमारा क्या है भाई, पानी होता है, और पानी में जो सॉल्युबल होगा वही यूरिन के रास्ते से बाहर जाएगा, ठीक। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन में होता क्या है, जो कोई ड्रग लिपिड सॉल्युबल है, उस ड्रग को क्या करेंगे, वाटर सॉल्युबल बनाने की प्रक्रिया को, मींस उसको एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को बायो ट्रांसफॉर्मेशन या ड्रग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो अल्टीमेटली मेटाबॉलिज्म क्यों किया जा रहा है, मेटाबॉलिज्म इसलिए किया जा रहा है कि जो दवा हमने खाई, उस दवा का हमने इस्तेमाल कर लिया। क्या हो गया निशांत चौहान, नो, क्या किस चीज का नो है भाई तुम्हारा, जरा बताओ। हाँ भाई, यस, रिप्लाई फास्ट,
ठीक है। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन किस लिए, हमने जो ड्रग ली उस ड्रग का निचोड़ हमने उस ड्रग का इस्तेमाल कर लिया, अब वो ड्रग एक्सक्रीट आराम से हो जाए, तो वो क्या होती, बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ताकि बॉडी से बाहर ड्रग जा सके। ठीक है, चलो भाई, अब इस दौरान इस बायो ट्रांसफॉर्मेशन में कई सारी चीजें होती हैं, कई सारे, इसमें 2 फेज होते हैं, एक फेज 1 और एक फेज 2। ठीक, जिसमें नॉन सिस्टमिक और सिस्टमिक 2 फेज में इसको कन्वर्ट किया गया है। उन्हीं चीजों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। यस निशांत, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। गट के थ्रू एक्सक्रीट होता है। देखो 2 चीजें हैं, है ना, जिसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। एक, देखो क्या है ना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने जरूरी है। एक चीज होती है एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन, ठीक, और दूसरी चीज होती है डीफिकेशन। ठीक, ये 2 चीजें हैं, एक एक्सक्रीशन एक डीफिकेशन। अब तुमने जो खाना खाया और खाना जो डाइजेस्ट हो गया, चीजों को समझने की कोशिश करो, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक समझ नहीं आएगी। ठीक है, देखो एक होता है एक्सक्रीशन, एक होता है डीफिकेशन। खाना तुमने खाया, खाना तुमने डाइजेस्ट किया, ठीक, जो डाइजेस्ट किया, जो डाइजेस्ट किया वो एब्जॉर्ब हो गया। ध्यान से समझो, जो डाइजेस्ट किया वो एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब होके कहां पहुंचा, ब्लड सर्कुलेशन में। ठीक, यहां तक रुक जाओ। जो बचा, जो बच गया, कौन बच गया, जो अनडाइजेस्टेड रह गया, जो अनडाइजेस्टेड रह गया वो कहां पड़ा रह गया, वो गट में पड़ा रह गया। कहां पे, गट में, हमारी इंटेस्टाइन में ही रह गया, वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में नहीं पहुंचा, वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल फिर गट, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम, और रेक्टम के थ्रू एनस से बाहर चला गया। ठीक, उसको बोलते हैं डीफिकेशन। गट से जो होता है दैट इज डीफिकेशन। और जो ब्लड में चला गया, मेटाबोलाइज होके जो वेस्ट बचा वो यूरिन के रास्ते बाहर चला जाता है, उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। बात समझ में आएगी नहीं भाई, है कि भाई डीफिकेशन और एक्सक्रीशन समझ में आएगी नहीं। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन वो तो लीवर करता है भाई, टॉक्सिक नेचर, जो भाई जो पॉइजनस नेचर है, भाई जैसे अमोनिया बहुत हो गया बॉडी में, तो अमोनिया क्या है, टॉक्सिक है, तो अमोनिया का डीफिकेशन या डीएमिनेशन करने का काम कौन करता है, लीवर। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब जो पॉइजनस चीजें जो टॉक्सिक टू द बॉडी है उसको रिमूव कर देना, उसको हम डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं। खैर, एक्सक्रीशन और डिफिकेशन क्लियर हो गया ना, ठीक है। ठीक, चलो कोई बात नहीं, बीच में थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस चलता है, अगर टॉपिक रिलेवेंट है तो। आलिया रेन, एक्सक्रीशन अभी तक तुम्हारा क्लियर नहीं हुआ। एक्सक्रीशन जो चीजें ब्लड में हैं, जो ब्लड में जो सेल्स इस्तेमाल कर रही हैं, तो वो मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो एक्सक्रीट होती हैं यूरिन के थ्रू। बस इतना याद रखो, जो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो रहा है उसको हमने एक्सक्रीशन का नाम दिया। ठीक, और जो गट के थ्रू हो रहा है उसको हमने नाम दिया डीफिकेशन का। मतलब जो पॉटी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डीफिकेशन, और जो सुसु करते हैं उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। आई होप शायद क्लियर हुआ हो। अच्छा, अलीशा, अलीशा रिजवी का क्लियर, अभी क्लियर है अलीशा, आई थिंक एकदम नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में। ठीक है, चलो मेटाबॉलिज्म पे आते हैं। एचएपी तुम लोग बेटर है कि एचएपी पढ़ो, है, एचएपी के बाद ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, चलो भाई मेटाबॉलिज्म पे आते हैं। मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग इज डिफाइंड द कन्वर्जन फ्रॉम वन केमिकल to the drug or foreign chemical that the body seeks to get rid of at all cost। मीन्स के कोई भी एक केमिकल को दूसरे केमिकल में, ऐसे केमिकल टर्म में या ऐसे केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना जिससे वो
गेट राइड ऑफ मतलब बॉडी से एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर चली जाती है, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस ही इसीलिए, ड्रग को निचोड़ लिया, ड्रग को रिसेप्टर के साथ बाइंड किया और सेल ने उसके अंदर जो कुछ चीजें यूजफुल हैं उन सब को उसने इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद क्या, जो बचा हुआ चीज है वो क्या है, वो वेस्ट है। जो वेस्ट है वो एज इट इज तो बाहर जा नहीं सकता, उसको तो ऐसा तो है नहीं कि म्यूनिसिपैलिटी का बाहर बॉक्स रखा हम उठाएं और उठा के फेंक दें। तो बॉडी से अगर कोई चीज बाहर जा रही तो वो भी एक किसी ना किसी फॉर्म में जाएगी। यस निशांत, अब तुम पकड़े हो, बिल्कुल सही है ना। तो बाहर जो बॉडी के जा रही है वो किसी न किसी फॉर्म में जा रही है, तो जाहिर सी बात है उस फॉर्म में कन्वर्ट करना, जिस फॉर्म में बॉडी के बाहर चली जाए ड्रग, उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। क्लियर? all medication are eliminated from the body in the form other than the one in which they were delivered। बॉडी से जो भी ड्रग हमने ली वो बॉडी के बाहर चली जाती है दूसरे फॉर्म में, जिस फॉर्म में हमने ली उसके दूसरे फॉर्म में बॉडी से बाहर चली जाती है, इसी को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। इंट्रोडक्शन की बात करें मेटाबॉलिज्म की, तो अल्टरेशन ऑफ ड्रग, देखो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड एक बार तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, याद रहे कि तुमको एग्जिट एग्जाम देना है और एग्जिट एग्जाम में यह नहीं पूछेगा कि मेटाबॉलिज्म आल्सो नोन एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन। वहां पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, वहां रटे रटाए क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसीलिए मैं बात कर रहा हूं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, अगर तुमको एक्सक्रीशन एलिमिनेशन का प्रोसेस पता चल गया, तुमको फेज 1 फेज 2 का नॉन सिस्टमिक सिस्टमिक का प्रोसेस क्लियर हो गया, तो फिर तुमको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन कहीं से भी बना के ले आए। इसके बाद तुम ये टॉपिक समझने बाद चाहे तुम केडी त्रिपाठी से पढ़ने जाओ या और कोई हायर राइटर की बुक से पढ़ने जाओ, तुम पढ़ने जाओगे मेटाबॉलिज्म टॉपिक खोलोगे या कहीं भी इंटरनेट या कहीं से भी, तो तुमको मेटाबॉलिज्म के टॉपिक में दिक्कत नहीं होने वाली। लैंग्वेज कहीं भी हो, निष्कर्ष यही निकलेगा। ठीक है? तो हमेशा चीजों को समझने के पीछे याद रहे, ऐसे पढ़ो कि अगले दिन किसी को पढ़ा सको। समझे? जिस दिन ये टेंडेंसी तुम्हारी आ गई उस दिन तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। और सबसे बेटर है जो आज पढ़ो वो अपने सर्किल में लोगों को समझा दो, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक, चलो। तो अल्टरेशन ऑफ ड्रग, भाई मेटाबॉलिज्म में अल्टरेशन ही करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द बायो ट्रांसफॉर्मेशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म जब ड्रग का अल्टरेशन करते हैं तो उसी को हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। अल्टरेशन ऑफ ड्रग इज कॉल्ड बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बाय दिस प्रोसेस अ ड्रग में आइदर बी द इनएक्टिवेटेड और कन्वर्टेड इनटू द मोर एक्टिव कंपाउंड। इस प्रोसेस में कुछ ड्रग एक्टिवेट होती हैं, कुछ ड्रग इनएक्टिवेट होती हैं। कुछ इनएक्टिवेटेड ड्रग को एक्टिवेट किया जाता है ताकि वो एक्शन कर सकें, राइट। और बहुत एक्टिव ड्रग्स हैं उनको इनएक्टिवेट किया जाता है। ठीक है? बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज समटाइम्स कॉल्ड ड्रग मेटाबॉलिज्म या डिटॉक्सिफिकेशन बाय मींस ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन। कई बार भाई कोई ड्रग बहुत ज्यादा एक्टिव है, कोई ड्रग बहुत ज्यादा एक्टिव है जिसकी वजह से वो टॉक्सिक नेचर शो कर रही है। कौन सा? टॉक्सिक नेचर। तो जब वो जाएगी लीवर में, फर्स्ट पास पूरी बॉडी में सबसे पहले मेटाबॉलिज्म किस ऑर्गन में होता है? तो मेटाबॉलिज्म के लिए सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल होता है लीवर, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। क्यों? क्योंकि ड्रग एब्जॉर्ब होके इंटेस्टाइन में और इंटेस्टाइन से पोर्टल वेन के थ्रू पहुंचती है लीवर में फॉर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है, उसके बाद बाकी के जो मेजर ऑर्गन हैं, लंग्स हो गया, किडनी हो गया, स्किन हो गया, राइट, इन सब जगहों पे फिर मेटाबॉलिज्म होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो जो ड्रग जरूरत से ज्यादा एक्टिव है वो टॉक्सिक नेचर शो कर रही है, लीवर क्या करेगा? उसको इनएक्टिव कर देगा, बायो ट्रांसफॉर्मेशन करके उसको इनएक्टिव कर देगा ताकि डिटॉक्सिफिकेशन हो सके। जो टॉक्सिक निकल रहा है उसके एक्टिवेशन की वजह से वो टॉक्सिक निकलना बंद हो जाए, राइट। बाय मींस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ड्रग डिक्रीज, हेंस द टॉक्सिसिटी इज आल्सो डिक्रीज। अगर ड्रग की ड्यूरेशन कम हो गई, ड्यूरेशन कैसे? ड्रग को इनएक्टिव कर दो,
ड्रग को इनएक्टिव कर दिया, ड्रग काम करना बंद कर देगी, मतलब ड्रग कैसी हो गई, ड्रग इनएक्टिव हो गई, मतलब उसका जो एक्शन है वो भी डिक्रीज हो गया, जिससे उसके थ्रू जनरेट होने वाली जो टॉक्सिसिटी है वो भी कम हो जाएगी। अब मेथड ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन है, दो फेज होते हैं, एक नॉन सिंथेटिक फेज होता है, इसको फेज 1 रिएक्शन बोलते हैं, दूसरा सिंथेटिक रिएक्शन होता है, इसको फेज 2 बोलते हैं। फेज 1 रिएक्शन में अल्टरेशन मतलब चेंज होना, भाई हम सीधे सीधे रास्ते से जा रहे हैं, अब यहां पे डाइवर्जन हो गया, तो डाइवर्जन मतलब अल्टरेशन हो गया, रास्ता चेंज हो गया, उसको अल्टरेशन बोलते हैं। अर्जुन कुमार, देखो पहली चीज, अर्जुन कुमार का क्वेश्चन है कि कोई पॉइजन खाए तो सबसे पहले कौन सा ऑर्गन डैमेज होगा। तो देखो अर्जुन कुमार, तुम्हारे क्वेश्चन जो है दो तीन चीजें हैं, है ना, कि पहली चीज तो पॉइजन किस तरीके का है। जब हम पॉइजन की बात करते हैं तो जहर की बात करते हैं, जहर की बात करते हैं तो हम सांप काटने, स्नेक वेनम की बात करते हैं। तो ज्यादातर जो तुम्हारे पॉइजन होते हैं, खासकर जो भाई तुम्हारा जो है स्कॉर्पियन हो गया, तुम्हारा स्नेक हो गया, कोई भी जो वेनम है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज प्रोटीन। क्या होती है? प्रोटीन। अगर तुम्हारी बॉडी के गट में किसी भी तरीके से हाँ ठीक है, माउथ के रास्ते, किसी भी तरीके से अगर कहीं पर कोई भी अल्सर नहीं है, कहीं पर भी ब्लड वेसल ओपन नहीं है, तो प्रोटीन, भाई ये जो वेनम है, सपोज करो स्नेक वेनम की बात करते हैं, स्नेक वेनम, अगर ये जो पॉइजन है ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आया पूरी बॉडी में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई स्नेक वेनम प्रोटीन है, पेट के अंदर जाएगा, जो उसके वहां पे पेप्सिन होता है, पेप्सिन इस भाई प्रोटीन क्या है, पॉलीपेप्टाइड, इसको पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगा। डिओडिनम में पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस होते हैं, जहां पे ट्रिप्सिन होता है, काइमोट्रिप्सिनोजन होते हैं, वो इसको क्या करेंगे, अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं और सिंपली प्रोटीन की तरह डाइजेस्ट हो जाएगा, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बराबर, ओरल रूट से अगर आप लेते हो और कहीं ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आया, ब्लड के कांटेक्ट में आया तो केस अलग हो गया, अगर ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आया कुछ नहीं होगा। ठीक है, फूड पॉइजन, भाई पढ़ ले यार, फूड पॉइजन, तुम लोग भी आलतू फालतू के क्वेश्चन कभी बताना तो फूड पॉइजन होता है बता देंगे, है ना। खैर, नॉन सिंथेटिक रिएक्शन और सिंथेटिक रिएक्शन, फेज 1 फेज 2। नॉन सिंथेटिक रिएक्शन क्या होती है, बेसिकली लीड्स टू एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन ऑफ द ड्रग। इसमें क्या है, एक्टिवेशन, देखो क्वेश्चन रिलेवेंट रखो सिर्फ और सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड। अब तुम्हारा जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए यहाँ पे कोई क्लास नहीं है, ठीक, उसके लिए अलग से कोई क्लास रखेंगे तो फिर ध्यान दिया जाएगा, हम मेटाबॉलिज्म पे कॉन्सेंट्रेट करो। फूड पॉइजनिंग कैसे होती है तुम्हारे एग्जाम में नहीं आने वाला। ओके, तो या तो ड्रग का एक्टिवेशन होगा या इनएक्टिवेशन होगा, क्यों, क्योंकि टॉपिक में हो रहा है बायो ट्रांसफॉर्मेशन, और नॉन सिंथेटिक रिएक्शन में या तो क्या होगा, या तो एक्टिवेशन होगा ड्रग का या इनएक्टिवेशन होगा। फॉर्मेशन ऑफ न्यू मॉडिफाइड फंक्शनल ग्रुप, नए नए फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मेशन होगा, नई नई सेल का, नई नई सेल का ठीक है ना। अब मैं मैसेज पे ध्यान ही नहीं दूंगा, नए नए ग्रुप, मतलब कोई भी कंपाउंड है उसमें डेरिवेशन होंगे, नए फंक्शनल ग्रुप लगेंगे, कुछ नए बॉन्ड बनेंगे, कुछ पुराने बॉन्ड टूटेंगे, जिसकी वजह से नया ग्रुप जनरेट होगा, मींस बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब डिपेंड करता है वो जो नया ग्रुप बन रहा है, नया प्रोडक्ट बन रहा है, वो एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा, ये डिपेंड करता है कि वो रिएक्शन किस तरीके से हो रही है। ठीक, तो इसमें क्या, ऑक्सीडेशन, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑक्सीडेशन से होती है, कुछ रिएक्शन रिडक्शन, कुछ हाइड्रोलिसिस, कुछ हाइड्रेशन, कुछ कॉन्जुगेशन, कुछ कंडेंसेशन, अलग अलग तरीके की रिएक्शंस होती हैं, राइट। समटाइम्स मे बी इक्वली मोर एक्टिव देन पेरेंट ड्रग, कई बार जो क्या होती है, पेरेंट ड्रग कौन सी, प्रो ड्रग, कई बार जो ड्रग होती है वो कन्वर्ट हो जाती हैं, वो पेरेंट ड्रग से ज्यादा एक्टिव होती है। पेरेंट ड्रग कौन सी, जिनको हम प्रो ड्रग बोलते हैं, प्रो ड्रग ये बॉडी के अंदर इनएक्टिव होती हैं, क्या होती हैं, बॉडी के अंदर इनएक्टिव होती हैं, ठीक।
प्रोड्रग मतलब जो बॉडी के अंदर इनएक्टिव होती हैं और एंजाइमेटिक रिएक्शन से, किससे, एंजाइमेटिक रिएक्शन से ये एक्टिवेट होके क्या बन जाती है, एक्टिव ड्रग बन जाती है। ठीक, दीज रिएक्शंस जैसे देखो प्रोड्रग है, ये इनएक्टिव है, इनएक्टिव कह सकते हो या पेरेंट मॉलिक्यूल कह सकते हो, है ना, पेरेंट मॉलिक्यूल, और ये उनके एक्टिव फॉर्म है। तो जैसे इनैलाप्रिल का इनैलाप्रिलेट, इनैलाप्रिल क्या है, प्रोड्रग है, इनएक्टिव है, इनैलाप्रिलेट क्या है, एक्टिव फॉर्म में। लिवोडोपा, लिवोडोपा प्रोड्रग है, डोपामिन उसका एक्टिव फॉर्म है। कई बार इस पे भी एमसीक्यू पूछ लेते हैं, ठीक, कि लिवोडोपा का एक्टिव फॉर्म कौन सा है। ठीक, प्रोगुआनिल का एक्टिव फॉर्म साइक्लोगुआनिल, प्रेडनिसोन का एक्टिव फॉर्म प्रेडनिसोलोन होता है, बेकेम्पासिलिन का एक्टिव फॉर्म क्या होता है, एम्पिसिलिन होता है। ठीक, तो इस तरीके से ये होता है, दो फेज में कन्वर्ट किया गया है, किसको, आपके कंप्लीट बायो ट्रांसफॉर्मेशन को दो फेज में कन्वर्ट किया है। एक फेज 1 नॉन सिंथेटिक, फेज 2 सिंथेटिक फेज। जितना भी तुम्हारा फेज 1 है वो सारा का सारा एंजाइमेटिक रिएक्शन के थ्रू, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, 90% ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है, रेस्ट रिएक्शन में भाई आपका रिडक्शन हो गया, आपका हाइड्रोलिसिस हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक, मोनोअमीन ऑक्सीडेज के थ्रू नुजहद मुंह से लेके एनस तक जितने ऑर्गन सीधे रास्ते में है वो सब के सब एलिमेंट्री कैनाल में आते हैं, है ना। मैंने कहा ना, जिनको एचएपी पढ़नी, अभी रिसेंटली डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने अपलोड किया यूट्यूब पे, फ्री कंटेंट में पढ़ा है, एक बार पढ़ लो, तुम्हारे जितने कॉन्सेप्ट तुम यहाँ पे पूछ रहे हो ना, तुमको इससे कहीं ज्यादा कॉन्सेप्ट वहां मिल जाएंगे। ठीक, तो एक बार वहां पे ट्राई करो, पढ़ के तुमको बेटर फील आएगा। तो कुल मिला के बायो ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जाए तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन दो फेज में, ड्रग आती है, ठीक, पहले सबसे पहले कहां पे, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म लीवर में, लीवर में दो फेज हैं, ठीक, दो फेज हैं, एक तो एंजाइमेटिक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस होती बहुत सारी रिएक्शन है, लेकिन मेजर रिएक्शन हमारी यही होती है। सेकेंड फेज में फेज 2, अब फेज 1 में जो मेटाबोलाइट हुए, फेज 1 में जो भी मेटाबोलाइट बने या फिर मेटाबोलाइट कन्वर्ट नहीं हो पाए, अल्टीमेटली इनका टास्क क्या है, इनका टास्क सिर्फ ये है कि जो भी लिपोफिलिक ड्रग हैं, जो भी लिपोफिलिक ड्रग हैं, ठीक, लिपोफिलिक ड्रग एक्सक्रीट नहीं होंगी यूरिन के थ्रू, अब उनको एक्सक्रीट करना है तो इन ड्रग्स की पोलैरिटी बढ़ा देनी है, इन ड्रग की पोलैरिटी बढ़ा देनी, पोलैरिटी बढ़ाने से क्या होगा, पोलैरिटी बढ़ाने से इनकी वाटर सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ध्यान रहे, बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी ड्रग जो लिपोफिलिक हैं, लिपोफिलिक ड्रग को वाटर सॉल्युबल ड्रग में कन्वर्ट करने का काम ये एंजाइमेटिक रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलिसिस के थ्रू किया जाता है। जब ड्रग वाटर सॉल्युबल हो जाती हैं तो सिंपली बॉडी से एलिमिनेट हो जाती हैं या एक्सक्रीट हो जाती हैं। जो फेज 1 में कंप्लीट तरीके से, फेज 1 में कुछ ड्रग कंप्लीट तरीके से मेटाबोलाइज नहीं हो पाती, वो सारी की सारी ड्रग्स, पोलर नॉन पोलर, ब्रजेंद्र एक बार पोलैरिटी नॉन पोलैरिटी का केमिस्ट्री में देखो, ये केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है, यहां पढ़ाऊंगा तो पूरा यूनिट लगे, पूरा टाइम चला जाएगा, है ना, फिर कभी समझा देंगे, बस अभी ध्यान रखो सिर्फ इतना, जो नॉन पोलर होगा वो कैसा होगा, लिपोफिलिक होगा, और जो पोलर होगा, पोलर मतलब याद रहे कि जहां पे पोल्स जनरेट हों, जैसे सपोज करो थोड़ा सा जस्ट देख लो, जैसे H2O वाटर की बात करें, ठीक, वाटर की बात करें तो यहां पे इस तरीके से लिख सकते हो, तो यहां पे O माइनस और H प्लस, है ना, OH माइनस H प्लस, दो पोल पॉजिटिव और निगेटिव पोल जनरेट हुए, तो कंपाउंड कैसा है, पोलर, कैसा कंपाउंड है, पोलर है। ठीक, वहीं पे बात करो किसकी, CCl4 की बात करो, बेंजीन की बात करो, C6H6 की बात करो, देखो कहीं पोलैरिटी है क्या, कार्बन से इधर भी Cl लगा है, इधर भी Cl लगा, इधर भी Cl लगा, इधर भी Cl लगा है, तो चारों तरफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक जैसा, तो कहीं कोई पोल नहीं जनरेट हो रहा, इसलिए ये क्या है,
ये कंपाउंड कैसा है, नॉन पोलर है। तो जहां पे पोल बनते हैं वो पोलर कंपाउंड है, ठीक, जो आयोनाइज हो जा रहे हैं आराम से। बाद में लंबा हो जाता है ना, यस, इन्हीं चीजों को समझाने में। तो सिंपल लिपोफिलिक ड्रग, याद रहे कि पोलरिटी बढ़ा देना का मतलब, अगर पोलरिटी नहीं समझ में आती हटाओ पोलरिटी को, कोई जरूरत नहीं पोलरिटी समझने की यहाँ पे, है ना। सिंपल जो लिपोफिलिक ड्रग्स हैं, इन ड्रग्स को हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट कर देना। इसमें इन ड्रग्स को हाइड्रोफिलिक ड्रग में कन्वर्ट कर देने को हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। लिपोफिलिक ड्रग यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट नहीं होंगी, इसलिए हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर सॉल्युबल ड्रग में। तो जो ड्रग यहां वाटर सॉल्युबल नहीं हो पाती है वो ड्रग भी जाती है फेज 2 में, ताकि यहां पे फिर डिटॉक्सिफिकेशन होके बॉडी से बाहर जा सके। अल्टीमेटली रिजल्ट बॉडी से बाहर भेजना है इनको। कुछ को जो टॉक्सिक है उनको डिटॉक्सिफिकेशन कराओ, एक्टिव मेटाबोलाइट से टॉक्सिसिटी हटाओ, फिर इसको क्या करो, फेज 2 में कन्वर्ट करो, डिटॉक्सिफिकेशन करो, डिटॉक्सिफिकेशन करके बॉडी से बाहर का रास्ता दिखाओ, एक्सक्रीशन करवा दो अल्टीमेटली। तो फेज 1 और फेज 2 दो रिएक्शंस होती है, राइट। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमें पता है कि ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यस, बिल्कुल सही है ना। तो ये डिपेंड्स ऑन द बॉडी सिचुएशन, ठीक है। तो पहले ऑक्सीडेशन अकर्स मेनली इन लीवर। हमने कहा मोनो अमीनो ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में मोस्टली ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है, ठीक है। जैसे इथाइल अल्कोहल की बात करें, इथाइल अल्कोहल से एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड से क्या होगा, एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए, कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए। आगे आपको मालूम है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए बन के ये किधर चला जाता है, ग्लाइकोलिसिस, है ना। ग्लाइकोलिसिस से फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आगे बढ़ता चला जाता है। ये जो प्रोसेस एसिटाइल कोएंजाइम ए के आगे के हैं, ये बायोकेमिस्ट्री में तुमको बेटर समझ में आएंगे। रिडक्शन की बात करें, लेस कॉमन, बहुत लेस कॉमन प्रोसेस होता है, ठीक। तो जैसे प्रोंटोसिल एंड क्लोरल हाइड्रेट, इनको रिड्यूस करते हैं किससे, है ना, इनको रिड्यूस करते हैं, इनका इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है रिडक्शन प्रोसेस से। हाइड्रोलिसिस की बात करें, एडिशन ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस, है ना। तो ब्रॉट अबाउट द एंजाइम्स कॉल्ड स्टरेजेस, स्टरेजेस से, जैसे हाइड्रोलाइज्ड कोलिन स्टरेजेस एंड कन्वर्ट इनटू कोलिन और एसिटिक एसिड। कोलिन स्टरेजेस की जब हाइड्रोलिसिस कराई जाती है तो कोलिन और एसिटिक एसिड मींस इसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। फिर दूसरी टाइप की जो रिएक्शन होती है सिंथेटिक रिएक्शन, इसको हम फेज 2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेज 2। और फेज 2 जो है फेज 1 से जल्दी होती है, कम टाइम लेती है, मतलब ये फास्ट रिएक्शन है। फेज 1 में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस जैसी रिएक्शंस होती है वो ज्यादा लंबा समय लेती है। और फेज 1 में भी जो भी मेटाबोलाइट कन्वर्ट नहीं हो पाता है वो भी फेज 2 में आके डिटॉक्सिफिकेशन होके एलिमिनेट हो जाता है। सिंथेटिक रिएक्शन बेसिकली आल्सो कॉल्ड द कॉन्जुगेशन। कहीं पर भी पूछे कोई कि मेटाबॉलिज्म का फेज 2 रिएक्शन क्या है, तो दैट इज कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब सिर्फ ये होता है कि भाई माना कि कोई भी ड्रग है, इस सेल के रिसेप्टर से बाइंड है, इस सेल के रिसेप्टर से बाइंड है, ठीक है। तो जो और इनएक्टिव ड्रग है वो जाके इसके साथ बाइंड हो जाएंगी, वो जाके इसके साथ बाइंड हो जाएंगी। तो जब ए छोटा सा था तब तो रिसेप्टर से बाइंड हो गया, अभी ये कॉम्प्लेक्स बन गया है, कॉन्जुगेट होके उसने बॉन्ड बना लिए अपने बगल वाले स्ट्रक्चर के साथ, ठीक। तो ये बड़ा बन गया, मींस डीफॉर्मेशन। कह सकते हो कि कॉन्जुगेशन में क्या है, कॉन्जुगेशन में डीफॉर्मेशन ऑफ ड्रग कर देते हैं, डीफॉर्मेशन ऑफ मेटाबोलाइट, डीफॉर्मेशन ऑफ मेटाबोलाइट मतलब कॉन्जुगेशन, मतलब जिस शेप में वो रिसेप्टर से बाइंड हो रहा था उसका शेप बदल गया। भाई अगर ये रिसेप्टर है तो इसी की तरीके का आपके पास ड्रग होना चाहिए, तभी इस पे फिट होगा। अब रिसेप्टर इस तरीके का है, आपके पास ड्रग इस तरीके का, तो फिट बैठेगा क्या, नहीं फिट बैठेगा। तो या तो इसने रिसेप्टर का शेप नहीं, ड्रग का शेप बदल दिया। कैसे बदल दिया, बाय द कॉन्जुगेशन प्रोसेस, बाय द कॉन्जुगेशन प्रोसेस डिफॉर्म कर दिया, जिसकी वजह से वो अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाएगा। जब रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाएगा तो क्या हुआ, ये अनबाउंड रहेगा और फ्री होके क्या हो जाएगा, बॉडी से
बाहर निकल जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है कंजुगेशन में, और ये प्रोसेस फास्ट होता है इन कंपैरिजन टू फेज 1। ठीक है, लीड ओनली इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग, मींस ये ड्रग को इनएक्टिवेट कर देती है। सिंथेटिक ड्रग, फेज 2 ड्रग, ये ड्रग को इनएक्टिवेट कर देती है। इनएक्टिवेट करने का मतलब क्या, वो अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पा रही, जब बाइंड नहीं हो पा रही तो इनएक्टिवेट हो गई। ठीक, जैसे ग्लूकोरोनाइड फॉर्मेशन में, जैसे मॉर्फिन में कन्वर्ट कर सल्फेट फॉर्मेशन में, जैसे फिनॉल हो गया आपका एसिटाइलेशन में, सल्फानिलामाइड, ये सब मिथाइलेशन में, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। ग्लाइसिन की बात करें, कंजुगेट करके सैलिसिलिक एसिड बना लेते हैं। ठीक है, जो ग्लाइसिन होता है उसका कंजुगेशन करके सैलिसिलिक एसिड, मिथाइलेशन करके एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरीके से ये सिंथेटिक ड्रग या फेज 2, याद रहे कभी कभी फेज 1 फेज 2 क्या होता है पूछ लेते हैं। सिंथेटिक रिएक्शंस इन मेटाबॉलिज्म फेज 1 है कि फेज 2, कंफ्यूज मत होना, ये फेज 2 है। नॉन सिंथेटिक रिएक्शन फेज 1 है कि फेज 2, तो फेज 1 है। फेज 1 में एक्टिवेशन, इनएक्टिवेशन, हाई एक्टिवेशन सब कुछ होता है। फेज 2 में मोस्टली डीएक्टिवेशन ऑफ द ड्रग होता है। ठीक है, तो इस तरीके से साइट ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो किडनी हो गई आपकी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लंग्स, स्किन, ब्रेन, ये सब क्या है, ये मेन ऑर्गन होते हैं बेसिकली बायो ट्रांसफॉर्मेशन के। अब बायो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कुछ फैक्टर्स हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग में बी मॉडिफाइड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन को। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग मेटाबॉलिज्म या फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें इनहिबिटर्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन होने को इनहिबिट करते हैं। इनमें एग्जांपल की बात करें, सच ड्रग डिक्रीज द मेटाबॉलिज्म, ये ड्रग क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज करते हैं, जैसे सिमेटिडीन, ओमेप्राजोल और सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये सब मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज करने वाले। स्टिमुलेटर की बात करें, कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो मेटाबॉलिज्म को क्या करते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं, जैसे फेनिटोइन हो गया और वारफेरिन हो गया। एज की बात करें, एज फैक्टर डिपेंड करता है किसके लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए। ठीक, सेक्स की बात करें, फीमेल्स की एबिलिटी होती है हैव द लेस मेटाबॉलिज्म, मींस फीमेल्स का मेटाबॉलिज्म ड्रग के लिए कम होता है इन कंपैरिजन टू मेंस। ठीक है, स्पीसीज की बात करें, स्पीसीज टू स्पीसीज मेटाबॉलिज्म अलग अलग भाई। जैसे रैबिट की बात करें, रैपिड को अगर एट्रोपिन दिया जाए तो रैपिड एट्रोपिन का मेटाबॉलिज्म मींस रैपिड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि उसके अंदर एट्रोपिनेज एंजाइम होता है और वो इसको मेटाबोलाइज करके एक्सक्रीट कर देता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वही एट्रोपिन अगर ह्यूमन बीइंग को दे दिया जाए तो ह्यूमन बीइंग में एट्रोपिनेज एंजाइम नहीं होता, जिसकी वजह से ये एट्रोपिन की टॉक्सिसिटी हो जाती ह्यूमंस में। रैबिट को ज्यादा दे दोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो मेटाबोलाइज होके बाहर निकाल देगा डिटॉक्सिफिकेशन करके। लेकिन वही ह्यूमंस को दे दो तो ह्यूमंस में फर्क पड़ेगा, और ह्यूमंस में फर्क पड़ेगा एट्रोपिन, तो होगा क्या, इसमें टॉक्सिसिटी जनरेट होगी। जेनेटिक की बात करें, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसमें जेनेटिकली या हेरिडिटरी बहुत सारे एंजाइम अब्सेंट होते हैं। जैसे जैसे कुछ लोगों को प्राइमाक्विन देने से, एंटी मलेरियल ड्रग है, प्राइमाक्विन देने से हीमोलिसिस हो जाती, मींस ब्लड सेल्स का ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि उनके पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम नहीं होता, 6G6PD ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम अब्सेंट होता है, जिसकी वजह से प्राइमाक्विन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता। ये हेरेडिटरी कैरेक्टर, उनकी कोई गलती नहीं इसमें। ठीक है, जेनेटिक नेचर है, जेनेटिकली नहीं है, तो जब भी प्राइमाक्विन दी जाएगी तो हीमोलिसिस हो जाएगी और उनको एनीमिया हो जाएगा। बॉडी टेम्परेचर काफी हद तक डिपेंड करता है ड्रग के मेटाबॉलिज्म पे। ठीक, तो इस तरीके से अपोजिट इफेक्ट दिखाता है, टेम्परेचर बढ़ेगा मेटाबॉलिज्म घटेगा। तो इस तरीके से कुछ फैक्टर्स हैं जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। अब एक टॉपिक और बचा फार्माकोकाइनेटिक्स में, दैट इज एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन। उसको समझ जाओगे तो फार्माकोकाइनेटिक्स पूरी मींस एक पार्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कल हम लोग फार्माकोकाइनेटिक खत्म कर देंगे और फिर 2 लेक्चर में फार्माकोडायनेमिक्स खत्म कर देंगे। आई होप चीजें समझ में आई होंगी, है ना। और लोगों को शेयर करो भाई। हाँ भाई, क्या रिक्वेस्ट है बताओ जल्दी फास्ट।
एंथ्राक्विनोन ठीक है। पीसी में कैसे चलाए, पीसी का लिंक मैंने ग्रुप पे शेयर तो किया है,